बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 6 के एमसीक्यूज़ देखेंगे और उन एमसीक्यूज़ की मदद से इस चैप्टर को रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो में इस चैप्टर से आने वाला कोई भी एमसीक्यूज़ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा नहीं इंशाल्लाह। और अगर आप ये सारी वीडियो देखते हो तो सारे आपके इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे और इसमें ऑलमोस्ट वो एमसीक्यूज़ लिए गए हैं जो बार बार बोर्ड में रिपीट हुए हैं। तो कोशिश की गई है कि इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कवर कर दिए जाएं। तो चलिए सबसे पहला एमसीक्यूज़ हम देखते हैं। द वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि वर्क ज़ीरो होगा कब? व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस इज। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल से समझाना चाहूँगा आपको, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कंसेप्ट भी दूँ। तो सबसे पहले तो वर्क के फैक्टर क्या हैं? अगर बोर्ड में पूछा जाए कि वर्क के फैक्टर कितने हैं, तो वर्क के फैक्टर हमारे पास बेसिकली 3 होते हैं। तो यहाँ तो हमें 2 नज़र आ रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। एक और फैक्टर होता है एंगल। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्क के फैक्टर कितने हैं, तो वो 3 होते हैं। हमसे ये डेफिनेशन ने हमें ये बताया है कि वर्क उसी सूरत में होगा जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो तो वो चीज़ भी उसी तरफ मूव करे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये बुक है आपके पास और आप इसको यहाँ से पीछे से फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स इस तरफ लग रही है तो ये चीज़ भी इसी तरफ मूव करे। अगर तो इस तरफ मूव कर रही है तो वर्क हुआ। तो अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? ज़ीरो। मतलब जब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा तो फिर वर्क हुआ। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर एक ये कोई चीज़ है और आपने इसको ऊपर उठाया हुआ है, अब इसको फोर्स तो ऊपर से लग रही है लेकिन ये मूव आगे की तरफ कर रही है। आप इसको उठा के चल रहे हो तो आपके हाथ की फोर्स इसको ऊपर से लग रही है लेकिन ये मूव आगे की तरफ कर रही है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90। तो यहाँ डेफिनेशन गलत हुई, क्योंकि साइंस हमें ये बताती है कि वर्क तब होगा जिस तरफ फोर्स लगाएं चीज उसी तरफ मूव करे। अब इस चीज को फोर्स तो ऊपर की तरफ से लग रही थी लेकिन ये मूव इस तरफ कर रही है, तो इसके दरमियान जो एंगल है 90 का, तो ये वर्क की जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करती। तो याद रखना है, जब हमारे पास एंगल 90 का हो तो वर्क होता है ज़ीरो, और जब हमारे पास एंगल हो ज़ीरो तो वर्क होता है मैक्सिमम। इस कहानी को अगर आपने याद कर लिया तो यहां देखो हमें क्या पूछा जा रहा है। द वर्क डन विल बी ज़ीरो। वर्क कब ज़ीरो होगा? तो अभी समझाया आपको कि वर्क तब ज़ीरो होगा जब उसके दरमियान एंगल 90 का होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 90। होप सो आपको इसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वर्क विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आपको समझाया कि जब एंगल हमारे पास ज़ीरो होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा, और जब एंगल हमारे पास 90 का होगा तो वर्क मिनिमम होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ज़ीरो। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि वर्क के फैक्टर कितने हैं। वर्क के हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। आप डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस भी लिख सकते हो। द यूनिट ऑफ वर्क इज। तो याद रखना है, वर्क पूछे या एनर्जी पूछे, वर्क पूछे या एनर्जी पूछे, जब भी कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट हमारे पास जूल होता है। अब ये न्यूटन जो होता है, न्यूटन हमारे पास फोर्स का यूनिट है, न्यूटन हमारे पास वेट का यूनिट है, न्यूटन हमारे पास टेंशन का यूनिट है। अगर उन तीनों में से कोई भी पूछा जाए तो न्यूटन। जोल कब लगाएंगे? जब एनर्जी पूछा जाए या वर्क पूछा जाए, उसका यूनिट होता है जोल। ये वाट किसका यूनिट होता है? वाट यूनिट होता है हमारे पास पावर का। और याद रखना, जो वाट होता है वो इक्वल होता है जोल पर सेकंड के। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। और ये जो पास्कल है, ये किसका यूनिट है हमारे पास? ये प्रेशर का यूनिट है, जो कि इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। तो ये भी प्रेशर का यूनिट है। तो होप सो इससे मिलते जुलते सारे एमसीक्यूज आपके क्लियर हो गए। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। वर्क विल बी मिनिमम। तो मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क मिनिमम कब होगा, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने मैक्सिमम होगा कब? जब एंगल ज़ीरो हो। मिनिमम कब होगा? जब एंगल हमारे पास 90 का हो। तो अब उसने जरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो इन दोनों में से एक आधा जरूर पूछ लेता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने 90 लगाना है कि 0 लगाना है।
द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर, तो मैकेनिकल एनर्जी की हमारे पास दो टाइप होती हैं। अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि दो टाइप कौन सी होती हैं। एक हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपसे पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि मैकेनिकल एनर्जी की टाइप लिखो, तो तब आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसमें हम मोशन डिस्कस करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की वजह से होती है, और एनर्जी कोई भी हो उसका यूनिट क्या होता है, जोल होता है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। 1 जोल इज इक्वल टू, अब हम ये तो जानते हैं वर्क हो या एनर्जी हो उसका यूनिट जोल होता है, तो ये जोल किसके इक्वल होता है। अगर यहाँ पे देखें, अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का फार्मूला क्या है, एफ और एस। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एस का यूनिट है हमारे पास मीटर। तो पहली बात ये समझ आई कि जोल का तल्लुक जो है वो न्यूटन और मीटर के साथ है। तो न्यूटन, अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो चीज 1 मीटर आगे जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसने कितना वर्क किया है, 1 जोल। तो 1 जोल किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर के। राइट ऑप्शन हमारे पास ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, यूनिट ऑफ हीट इज। आप भूल जाएं कि उसने हीट पूछा है या क्या पूछा है। सबसे पहले आप देखेंगे हीट क्या है, हीट हमारे पास एक एनर्जी है। तो एनर्जी फिर कोई भी हो, वर्क हो या एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, जोल होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास जोल आ गया। ये जो जोल पर सेकंड है ये वाट के इक्वल है, ये पावर का यूनिट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। ये केल्विन किसका यूनिट है, हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट है। और ये मीटर पर सेकंड जो है, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड का भी यूनिट है और वेलोसिटी का भी यूनिट है। और अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो फिर ये एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलो जोल इज, तो इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ किलो की वैल्यू आपने याद रखनी है। किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ जो कि इक्वल है 1000 के। तो फिर 1 किलो जोल किसके इक्वल हुआ, 1000 जोल के। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। 1 मेगा जोल इज इक्वल, तो यहां भी आपने जोल तो ऐसे रहेगा, मेगा की वैल्यू याद रखनी है। मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶। तो यहां ऑप्शन कौन सा आएगा, बी वाला, 10⁻⁶ जोल। नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो जब भी ये कहा जाए यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या है, तो आंखें बंद करके आपने लगा देना जोल। और ये भी आपको बता दिया कि जोल किसके इक्वल होता है, जोल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। अच्छा मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, 1 जोल जो है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो अदर फॉर्म में मैं कह सकता हूं कि ये न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। और आपको पता है ये न्यूटन मीटर और किसका यूनिट है, बिल्कुल न्यूटन मीटर टॉर्क का भी यूनिट है। तो ये न्यूटन किसके, न्यूटन जो है ये किसका है, ये मैंने बताया था फोर्स का है, वेट का, टेंशन का। और ये भी बता दूं न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो ये चीजें आपको बता रहा हूं कि ये आपको याद रहे, इससे मिलते जुलते एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ये मीटर किसका होता है, ये डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, लेंथ का मीटर होता है। और ये सेकंड किसका होता है, टाइम का होता है। तो चलिए ये मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अगर आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाओगे तो ये न्यूटन के इक्वल, लेकिन अगर आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड लगाओगे तो ये मोमेंटम का बन जाएगा। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन आपने ये याद रखना है। बेसिकली यहां पूछा है यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट होता है जोल। देखिए मेरी कोशिश होती है कि जितने भी ऑप्शन है मैं सारे बता दूं कि ये किसका यूनिट है, तो जब बार बार बोलूंगा तो आपके जहन में ये नक्श हो जाएगा कि ये जो है ये इसका है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg 25 जोल, इट्स स्पीड इज। तो मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, और अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इससे मिलते जुलते जितने भी आएंगे आप वो भी कर सकते हो, और इस तरह का शॉर्ट भी आता है वो भी कर सकते हो। तो यहाँ दो चीजें याद रखो, मैस हमें दिया है और काइनेटिक एनर्जी दी है, और स्पीड के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए जी मैस हमें कितना दिया हुआ है, 2 kg, और हमें काइनेटिक एनर्जी उसने कितनी दी है, काइनेटिक एनर्जी उसने हमें दी हुई है 25 जोल, और हमसे पूछा क्या है, स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv²। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दो, वैल्यू कितनी है 25, वो लिख दी।
और 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। मैथ्स की जगह पे मैथ्स की वैल्यू कितनी है 2 लिख दिया और v हमने फाइंड करना है, v का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब 2 से क्या हो गया कट, यहाँ बचा 25 और इस तरफ बचा v का स्क्वायर। हमने तो v फाइंड करना था, दोनों तरफ ले लो अंडर रूट, ये इससे कट हो गया तो बाकी हमारे पास v की वैल्यू कितनी बची 5 मीटर पर सेकंड। तो ये भी आपको पता चल गया कि हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 5 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो चलिए मैं इसको भी आपको सॉल्व करता हूं। कहता है कि सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या होता है 1/2 mv²। अब उसने कहा कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेलोसिटी को डबल कर दूंगा। डबल का मतलब 2v हो जाएगा। तो अगर मैंने वेलोसिटी कर दी डबल तो बाकी सारा कुछ तो ऐसे ही रहेगा, उसमें तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, 1/2 m ऐसे ही। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4v का स्क्वायर। अब अगर इस 4 को मैं स्टार्टिंग में ले आऊं तो यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी, और इस 4 को मैं कहाँ ले आता हूँ स्टार्टिंग में, और बाकी हमारे पास क्या बचा 1/2 mv², तो वो भी किसके इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया 4। मतलब अगर वेलोसिटी हम डबल कर दें, हम वेलोसिटी डबल कर दें तो v के स्क्वायर की वजह से, v के स्क्वायर की वजह से वो हमारे पास 4 गुना हो जाएगी, बिकम 4 टाइम। तो मैंने आपको सॉल्व करके ये बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, द वर्क डन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg थ्रू अ हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड विल बी। तो यहाँ पे एक मैस याद रखना है और हाइट। तो यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि वर्क कितना होगा। अगर मैस कितना हमारे पास 2 kg और हमें हाइट कितनी दी है, हाइट दी है 5 मीटर, तो इसने वर्क कितना किया। तो यहाँ जब किसी चीज को ऊपर की तरफ उठा, हाइट की बात की जा रही है, तो इसका मतलब वो जो मैस है इसको ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। 2 किलो का मैस जो है उसको 5 मीटर बुलंदी की तरफ उठाया जा रहा है। जब कुछ चीज बुलंदी की तरफ जाती है तो उसके ऊपर कौन सी एनर्जी लगती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बन गया mgh। अब मैस कितना हमारे पास 2, g की वैल्यू कितनी होती है 10, हाइट कितनी दी है उसने 5, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 100। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ गया 100 जूल। मैंने ये सॉल्व भी कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हैमर रेज अप हैज एनर्जी। एक हथौड़ा है, अगर आप उसको ऊपर की तरफ उठाते हो कोई कील वगैरह ठोकने के लिए, जब ऊपर की तरफ उठाते हो तो वो बुलंदी पे होगा। तो बुलंदी की के ऊपर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हीट एनर्जी किसके अंदर होती है, जो हीट एनर्जी है ये हमें सन से मिलती है, हॉट बॉडी से मिलती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, और साउंड एनर्जी जो हम बोल रहे हैं ये साउंड एनर्जी है, जब चीज़ें वाइब्रेट करती हैं तब हमें ये मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, एनर्जी स्टोर इन डैम्स वाटर इज। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि ये हमारा मान लो एक डैम है, तो इसमें जो वाटर स्टोर हो रहा है तो वो बुलंदी की तरफ जा रहा है। तो ये कहता है जो पानी स्टोर है डैम में, इसमें जो एनर्जी है कौन सी है, तो भाई ये तो हाइट पे स्टोर है ना। तो हाइट में जो चीज़ होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर में होती है, और थर्मल एनर्जी जो है ये हीट एनर्जी की ही फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, स्ट्रेच बो पोजेस एनर्जी। अगर आपने तीर कमान जो होता है उसको खींचा तो उसमें जो एनर्जी है वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे अगर एक ऑप्शन होता कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी भी हो और साथ में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो, तो इस क्वेश्चन में स्ट्रेच बो में हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ऑप्शन नहीं है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी लगा सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज। मैं चाहूंगा कि यहाँ आपको एक इससे मिलता जुलता और भी क्वेश्चन समझाऊं। पहले तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, इसका फार्मूला क्या होता है mgh। इसका तो आंसर दे दिया। अब जो मैं अगला आपको आंसर बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत दफा आया भी हुआ है और वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है।
और वो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में हाइट को डबल कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। अगेन क्वेश्चन सुनो, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यूज भी आता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में हाइट बिकम डबल, इन पोटेंशियल एनर्जी इफ हाइट बिकम डबल व्हाट विल हैपन ऑन पोटेंशियल एनर्जी। तो समझो इसको, अगर हम ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, अगर हम हाइट को डबल कर दें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो रहा है। मैथ ऐसे रहेगा, जी भी ऐसे रहेगा, हाइट डबल हुई तो ये हो गया 2h, डबल हो गया हाइट। अब जस्ट क्या होगा कि यहाँ पे 2 आ जाएगा शुरू में, बाकी mgh ऐसे ही रहा। तो ये जो mgh है ये किसके इक्वल है जरा देख के बताओ। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी के। हमने देखा हाइट डबल करने से पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो गई। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हम एक चीज तो जानते हैं कि वर्क और एनर्जी सेम ही एक ही चीज है, और क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल है तो वर्क का यूनिट भी जूल है। अब वर्क जो होता है वो होता है हमारे पास F.S। फर्क ये है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना ये हाइट की वजह से होती है। जब हाइट की वजह से होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि F ऐसे ही रहेगा। अब ये जो S है इसकी जगह पे H आ जाएगा। याद रखना जब हमारे पास हाइट आ जाती है तो इसका मतलब है कि वहां ग्रेविटी लग रही है। तो जब ग्रेविटी लग रही होती है जो F होता है वो वेट बन जाता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि फोर्स किसके बराबर होती है, वेट के। कब? जब उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है। तो ये H ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो गया, WH। मैं यहां एक आपको और इससे रिलेटेड एमसीक्यू समझाना चाहूंगा, थोड़ा पेशेंस रखें। वीडियो लंबी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन आपसे बहुत सारे एमसीक्यू जितने भी इस चैप्टर के होंगे सारे कवर हो जाएंगे। देखें, अगर ये पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है तो फिर वहां पे ऑप्शन होगा F और S। अगर ये पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है तो फिर हमने लगाना पड़ेगा W और H। सिर्फ क्या फर्क है कि हमने S की जगह क्या लगा दिया, H, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी चीज को उठाने की वजह से, हाइट की वजह से। और जब कोई चीज हाइट पे जाती है तो उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होती है। तो हमने पढ़ा हुआ है फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट के। तो ये दो चीजें जो है ये याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट बताया जा रहा है द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी का 1/2mv² है। और अगर यूनिट के बारे में पूछा जाए तो वर्ड जब एनर्जी आता है तो उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। पोजीशन या हाइट की वजह से जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और केमिकल एनर्जी किस में होती है, कोयले में होती है, फूड में होती है, फ्रूट में होती है, लकड़ी में होती है, वो केमिकल एनर्जी होती है। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है फिशन और फ्यूजन पे काम करती है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम 3 टाइम ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखिए मैं आपको पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता चुका हूं जिसमें उसने बताया था कि अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इसमें वो बता रहा है कि अगर वेलोसिटी जो है वो 3 गुना कर दी जाए तो फिर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, 1/2mv²। तो ये तो फार्मूला है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूं, मैं वेलोसिटी को 3 गुना करने लगा हूं, मतलब 3v करने लगा हूं, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। 3v करने से अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, 1/2 ऐसे ही, m ऐसे ही, ये हो गया 9v का स्क्वायर। मतलब 3 गुना बढ़ाने से स्क्वायर ने क्या कर दिया उसको 9। तो हमारी जो स्पीड है वो कितने गुना बढ़ गई, 9 टाइम। मैं आपको इसलिए ये सॉल्व करके बता रहा हूं कि अगर वो 4 गुना कहता है, 5 गुना कहता है, तो आपको याद हो कि v का स्क्वायर लेना है। 4 गुना कहेगा तो v का स्क्वायर कितना आ गया, 16। 5 गुना कहेगा तो v का स्क्वायर कितना आ गया, 25। तो इस तरह आपको कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, एनर्जी स्टोर इन कोल। अच्छा ये एक ऐसा एमसीक्यूज है, अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं।
मोस्टली की बुक के ऊपर ये गलत होता है। सारे जानते हैं जी कोयला है उसको जलाएंगे उसमें से हीट एनर्जी निकलेगी, थर्मल एनर्जी निकलेगी, ये गलत है। असल ऑप्शन है इसका केमिकल एनर्जी। आप ऐसा करें, आपने फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपका टॉपिक है वहां जो केमिकल एनर्जी है उसको जाके पढ़े, उसमें उसने वाजिया लिखा हुआ है कि जो कोयले के अंदर एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा जो हीट एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है, सन से मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, सोर्स ऑफ प्रोड्यूस पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, अगर हम यहाँ पे कोयले से जब बनाएंगे तो उससे धुआं हमारी फ़िज़ा को गंदा कर देगा, ऑयल से बनाएंगे उससे वो महंगी भी पड़ेगी लेकिन हमारी फ़िज़ा को गंदा कर देगा। तो इसमें सन से जो है वो एक पोल्यूशन फ्री है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सन का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है विंड टरबाइन। मतलब जो टरबाइन घूमते हैं हवा की वजह से वो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, देर इज अ हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ इज कॉल्ड। तो हम जानते हैं कि ये हमारी ज़मीन है और ज़मीन का जो सेंटर पार्ट है, जो ज़मीन का, मैं यहाँ ऐसा करता हूँ इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आए। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ येलो। ज़मीन का जो सेंटर पार्ट होता है, ज़मीन का जो सेंटर पार्ट, ये आई थिंक मैंने लेटर ले लिया है तो ब्लू को ट्राई करते हैं। ये ज़मीन का जो सेंटर पार्ट होता है ये आग का गोले की तरह होता है, तो ये हमारे पास कहलाता है मैग्मा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैग्मा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, इन आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन ई रिप्रेजेंट। तो ई नहीं ये आएगा, बेसिकली ये सी आएगा, क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन है E इज इक्वल mc²। तो ये c किसको रिप्रेजेंट करता है, ये c रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को। मैं बता दूं कि c की वैल्यू भी पूछी गई थी, एक दफ़ा बोर्ड में आया था कि c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये भी आपने याद रखना है। कोशिश किया करो जब ये MCQs आप वीडियो देख रहे होते हो आपके पास एक डायरी हो, आपके पास रजिस्टर हो और आप नोट करते जाएं, वीडियो को पास करो, नोट करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, ये वन है, वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी, ये तो बुक के पीछे से MCQs आ गया। फोटो सेल जो होता है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। हाँ जी ये आ गया, स्पीड ऑफ लाइट मतलब c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखिए ये भी वैल्यू दी है, ये भी वैल्यू दी है। याद रखना ये जो है -2 आएगा तो गलत, क्योंकि ये एक्सीलरेशन का यूनिट है। ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है, अदरवाइज आपका नंबर कट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन आ गई, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, 1 मेगावाट इज इक्वल, तो जस्ट मेगा की वैल्यू याद कर लो, 10⁶ वाट होता है। तो राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल, तो 1 हॉर्स पावर जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 746 वाट होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 746 वाट। ये ऑप्शन गलत है, राइट ऑप्शन होता है 746 वाट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, पावर इज इक्वल, तो पावर किसके इक्वल है, पावर का फार्मूला वर्क ओवर टाइम। इसका यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वाट, और वाट किसके इक्वल है, यहाँ देखिए वर्क है ऊपर तो ये जूल आ गया, टाइम है नीचे तो सेकंड, तो ये ऊपर जाके बन गया जूल पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि वर्क किसके, वाट किसके इक्वल आ गया, जूल पर सेकंड के। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे वर्क ओवर टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, एफिशिएंसी अक्सर पूछी जाती है, 3 4 5 वैल्यू है। आप एफिशिएंसी के टॉपिक में जाएं, साइड बॉक्स में एक छोटा सा टेबल आपको एफिशिएंसी की वैल्यू का मिलेगा, वो आपने याद कर लेना। यहाँ पे सोलर सेल की पूछी गई है तो वो हमारे पास 3% होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप की पूछी गई है तो वो हमारे पास 5% होती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि ये पूछा जाता है। जब वो पूछे आइडियल सिस्टम की एफिशिएंसी तो आंखें बंद करके आपने लगा देना है 100%, क्योंकि आइडियल सिस्टम जो होता है उसकी एफिशिएंसी 100% होती है। तो होप सो बच्चे आपको सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ आए हैं और मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आपको कवर करवाऊं। वीडियो जितनी भी लेंथी हो लेकिन एक दफ़ा आप कर लोगे तो इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट और आपके एमसीक्यू सारे ही कवर हो जाएंगे। तो होप सो बच्चे आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।